प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं विज्ञान का जयपुर जिले का पेपर है 10वीं क्लास का विज्ञान विषय का। और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं इसमें। काफ़ी क्वेश्चन छोटे छोटे, सारे क्वेश्चन छोटे 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 दिए गए हैं, बड़े क्वेश्चन आए नहीं हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया आपसे, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो सभी को पता होगा। तो रुधिर का जो तरल भाग है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगर आप भी अपने ज़िले का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने के लिए भेजना चाहते हैं तो 8469 022 568 नंबर बता दिया मैंने आपको, नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है ये 8469 022 568। इस नंबर पे आप अपने ज़िले का क्वेश्चन पेपर, जैसे इस बच्चे ने बिल्कुल साफ साफ भेजा है, आप देख पा रहे हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल पेपर को सीधा करके और बिल्कुल साफ साफ एक एक पेज का पूरा फोटो भेजेंगे या पीडीएफ बना के भेजेंगे तो उसका सोल्यूशन बना दिया जाएगा। मैंने बहुत सारे जिलों के सारे विषय के कंप्लीट सॉल्यूशंस बनाए हैं, उनको आप देख करके अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है, किसी पादप के शीर्ष भाग पर वृद्धि के लिए पाया जाने वाला हार्मोन जो है वो ऑक्सिन हार्मोन है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ आपके 2022 के जो पेपर्स थे, जितने भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, और जितने भी आपके मतलब 6 सब्जेक्ट थे, उन सभी सब्जेक्ट को मैंने सॉल्व कर दिया है। 2022 का जो मॉडल पेपर बोर्ड ने जारी किया था वो सारा सॉल्यूशन करवा दिया है मैंने आंसर के साथ में। उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप, लेकिन आपको 10th क्लास की प्लेलिस्ट में उसको देखना होगा। 10th क्लास की प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उन सभी के पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो आंसर के साथ में। अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आपको लिंक पहुंचा दी जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो सभी को पता होगा चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चौथा क्वेश्चन है, मानव में उत्सर्जन तंत्र की इकाई जो है वो क्या होती है? तो वो नेफ्रॉन होती है, वक्राणु को कहते हैं। पांचवा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, उदासीन लवण किन दो के बीच अभिक्रिया से बनता है? तो उदासीन लवण जो है प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल के बीच की अभिक्रिया से बनता है। ये ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, लार में डैश एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमिलेज एंजाइम पाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातुएं जो है ऑक्साइड बनाती है। धातुएं और अधातुएं दोनों ही ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। उसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों द्वारा अतिरिक्त जल का वाष्प के रूप में उड़ना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है, सभी को पता होगा। नौवां क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि द्वारा खालिस्तान हार्मोन स्त्रावित होता है? तो पीयूष ग्रंथि द्वारा बहुत सारे हार्मोन स्त्रावित होते हैं, आप कोई भी एक नाम लिख देंगे तो आंसर सही हो जाएगा। टीएसएच जो है शॉर्ट फॉर्म है, उसको लिख सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और चाहे तो आप लिख सकते थे पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। बहुत सारे हार्मोन है, बहुत सारे हार्मोन है। टीएसएच जो है बहुत ही फर्स्ट हार्मोन है और बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है, तो आप इसका नाम लिखेंगे तो बेहतर होगा। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डायप्टर जो डी होता है, डी इक्वल्स टू 1/f होता है, ये फॉर्मूला होता है। उसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है उसकी बातें करते हैं। तो इसमें से सही और गलत कथनों का चयन करना है। इसमें 11वां नंबर क्वेश्चन पूछा है, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है? तो बिल्कुल सही बात है, व्युत्क्रम होता है। इंसुलिन पादप हार्मोन है? नहीं, इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है, मानव हार्मोन है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, जाइलम पौधों के विभिन्न भागों तक जल एवं खनिज लवण सामान्यतः ये अगली पीढ़ी तक वांछन, ये जो है ना यहाँ तक गलत है, ये मिसप्रिंट है। नीचे वाला यहाँ वाला क्वेश्चन उस पर छप गया है, यहाँ तक आप ये हटा दो। तो जाइलम पौधों के विभिन्न भागों तक जल एवं खनिज लवण पहुँचाता है, तो बिल्कुल सही पार्ट है, ये सही कथन है। 14 नंबर जो क्वेश्चन है, उत्सर्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में आनुवंशिक नहीं होते? तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो उत्सर्जित लक्षण हैं वो सामान्यतः जो अगली पीढ़ी तक आनुवंशिक नहीं होते। उसके बाद में 15 नंबर क्वेश्चन है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है? बिल्कुल सही बात है, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, क्योंकि इसको हम लिटमस की जगह यूज़ कर सकते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, मिश्र धातु में कोई एक धातु पारद या पारा है, तो उस मिश्रण को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम अमलगम कहते हैं, ठीक है, अमलगम। उसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में अतिरिक्त भोजन किस रूप में संचित होता है? तो वो सारा का सारा भोजन जो है स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर में पूछा गया, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पादप पे किया था? सभी को पता होगा, बच्चे से बच्चे को पता होगा, मटर के पौधों पे किया था। 19 नंबर क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताइए, यानी कि डोनर, जो यूनिवर्सल डोनर जिसको बोलते हैं, जो सभी को खून दे सकता है, वो रक्त समूह ओ होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया मानव शरीर का पीएच का परास क्या होता है, यानी कि उसकी लिमिट क्या होती है? मानव शरीर का पीएच जो है 7 से 7.8
पीएच का होता है, इसके बीच में ही काम करता है। इससे ज़्यादा या इससे कम में नहीं करता है। इससे ज़्यादा कम में करेगा तो बीमारियां प्रॉब्लम कर सकती हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है, जंग लगने के लिए आवश्यक कारक कौन कौन से हैं? तो सभी को पता है जंग लगने के लिए लोहा होना चाहिए, और लोहा जब वाटर के संपर्क में और ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसमें रस्ट हो जाएगा, यानी कि जंग लग जाएगी। तो आप इसको लिख सकते हैं कि लोहा जब पानी के संपर्क में और वायु के संपर्क में आएगा तो उसमें जो है आपका जंग लग जाता है। इस तरह से आप लिख देंगे। तन्यता किसे कहते हैं? तन्यता किस धातु का गुण होता है? तो आकार बदलने की क्षमता को, किसी धातु के आकार बदलने की क्षमता को तन्यता कहते हैं। और तन्यता किस धातु का गुण है? तो तन्यता सभी धातुओं का गुण होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक ही धातु का गुण है। तन्यता बहुत सारे धातुओं का गुण होता है जिसमें आकार बदलने की क्षमता होती है, उन सभी धातुओं का गुण तन्यता होती है। तन्यता का मतलब है कि आप उसको पीट करके, फैला करके, खींच करके उसके आकार को परिवर्तित कर दे। जैसे कि आपका सोना चांदी है, इसको हम आकार बदल के जो है कि आपका क्या बना देते हैं, सोना चांदी को गहने बना देते हैं पीट पाट के, और जैसा सोचते हैं वैसा बन जाता है। आपने घरों में वायरिंग देखी होगी, ये सारे वायर जो पतले पतले तांबे के बने होते हैं या आपके कॉपर के बने होते हैं, कॉपर मतलब या एल्युमिनियम के बने होते हैं, ये सारे के सारे तन्ने होते हैं। इनको खींच करके लंबा किया जाता है, तो उनमें आकार बदलने की प्रकृति होती है, इन्हीं को हम तन्यता कहते हैं। और तन्यता में एक और ख़ास बताऊं आपको बात, कि आपका जो 1 ग्राम सोना होता है, 1 ग्राम सोना, 1 ग्राम सोना, यानी कि आप जो घरों में आपने देखा होगा मम्मी पापा आपके अंगूठियां पहनते हैं, वो एक लगभग मिनिमम 10 ग्राम का एक अंगूठी होता है, ठीक है। या फिर नाक में जो लौंग पहना जाता है वो बहुत ही कम होता है, वो 1 ग्राम से भी कम होता है, 1 ग्राम से भी कम होता है, ठीक है, आधे ग्राम के आसपास होता है। तो अगर उस 1 ग्राम के लौंग को, यानी कि जो नाक का लौंग होता है, जिसको बाली वाली कुछ भी बोलो आप, इस टाइप का बोलते हैं, तो उसको अगर हम तन्यता के रूप में देखें, मैं केवल सोने की बात कर रहा हूँ, सोने का बता रहा हूँ एग्जाम्पल तन्यता के रूप में, तो उसको अगर हम फैलाएं, लंबा करें, उसका धागा जो लगभग 65 किलोमीटर लंबा बनेगा। इतना लंबा बनेगा 65 किलोमीटर, आप सोच भी नहीं सकते। आप एक सिटी से दूसरे सिटी में जा सकते हैं, इतना लंबा धागा केवल 1 ग्राम जो नाक में पहना जाता है उससे बन सकता है। तो सोचिए उसकी तन्यता कितनी खतरनाक है। बहुत तन्य होता है सोना आपका, और इतनी वायर पतली होगी कि आपको दिखाई भी नहीं देगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? तो सभी को पता है, स्वपोषी पोषण जो है सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करके जो पौधे जीव अपना पोषण करते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। और विषम पोषी वो पौधे या वो जानवर होते हैं जो अपना भोजन दूसरे पौधों या जीवों से प्राप्त करते हैं, वो किसी भी प्रकाश संश्लेषण या किसी भी चीज़ को नहीं मतलब यूज़ करते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। 24 नंबर है, किन्हीं दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताने हैं? तो इसमें अमीबा है, जीवाणु है, पैरामीशियम है, शैवाल है, सारे के सारे एक कोशिकाओं में बने होते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाना है, ये आप बना लोगे, बुक में देख लेना। पत्तियों का पौधों से गिरना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? तो वो एब्सिसिक एसिड जो है वो हार्मोन होता है इसमें, जो इसको नियंत्रित करता है पत्तियों के झड़ने को। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मानव में नर तथा मादा हार्मोन के नाम लिखने हैं। तो नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन और प्रोस्टेट्रोन हार्मोन होता है। दोनों में से कोई भी आप इन मादा का कोई भी दो में से एक नाम लिख सकते हैं। एस्ट्रोजन लिखोगे तो बेहतर रहेगा। टेस्टोस्टेरोन मानव में होता है। और ये दोनों हार्मोन जो है ये बालों की वृद्धि और जो है उम्र के साथ जो यौन अवस्था होती है उसका अनुसार ये काम करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं मानव मादा और नर के लिए, ठीक है। इसके बिना तो समझ लीजिए कि मानव नर और मादा में फ़र्क ही नहीं पता चलेगा आपको। 28 नंबर है, मेंडल के आनुवंशिकता के प्रभाविता के नियम को आपको समझा देना है कि उन्होंने क्या नियम दिया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है आपका आ जाते हैं लेंस वाले चैप्टर पे। गाड़ियों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? तो हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो हमें पता है, मैंने अभी बताया था, डायोप्टर बराबर 1/f होता है। इसमें लेंस की क्षमता जो +2 डायोप्टर है, यानी कि d बराबर 2 दे रखा है, d बराबर 2, d की जगह 2 रख देंगे, 1/f होता है। हमें फोकस दूरी बतानी है, तो फोकस दूरी f को हम उधर ले जाएंगे तो 2 इधर आ जाएगा, तो 2f बराबर हो जाएगा 1/2, और 1/2 ये सारा का सारा मीटर में होता है, तो 2 से काटेंगे तो ये 0.5 मीटर आ जाएगा, और 0.5 मीटर को आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो फोकस दूरी आएगी वो 50 सेंटीमीटर आएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है अथवा वाला, इसमें पूछा गया है पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है। मैंने अभी सामाजिक विज्ञान का दूसरे जिले का पेपर करवाया था, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें से मिल रहे हैं। तो मैंने कहा है हमेशा आपको कि आप अपने ज़िले के अलावा दूसरे ज़िले के भी पेपर पढ़ो, ताकि आपकी तैयारी है ना बेस्ट से बेहतर हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर है जो पूछा गया है, तो तांबा और जिंक का मिश्रण जो है पीतल कहलाता है। और ये आपका एमसीक्यू आया था कि पीतल दो धातुओं का मिश्रण है, तांबा जिंक, तांबा एल्युमिनियम, तांबा ऐसे करके ऑप्शन था, तो तांबा जिंक वाला ऑप्शन सही होगा। एक्वा रेजिया क्या है? ये एक्वा रेजिया जो है जिसको हम अम्लराज कहते हैं, और ये किस काम आता है तो ये जानते हैं आप, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में काम आता है। उसके अलावा ये सोने चांदी से जो है सोने चांदी को जो जेवर होते हैं उनको सफाई करने के भी काम आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबोरेटरी में काम आता है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। ग पाठ है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, परिभाषित करना है। तो ऊष्माशोषी वो अभिक्रियाएं होती हैं जो अपने अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा का शोषण करती हैं, और ऊष्माक्षेपी ऊष्मा का जो है वो ऊष्मा उनसे बाहर निकलती है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। विरंजक चूर्ण के दो उपयोग आपको बताने हैं। तो विरंजक चूर्ण जो है आपका टेक्सटाइल मिल में और कपड़ा उद्योग में यूज़ होता है, कांच के उद्योगों में यूज़ होता है, और विरंजक चूर्ण आपको जल को शुद्ध करने में भी यूज़ होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं विरंजन चूर्ण की, आप बता सकते हैं। ख पाठ है क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इस अभिक्रिया के दौरान एनोड पर कौन कौन सी गैस निकलती है या वहाँ पर जमती है या वहाँ पर प्रसारित होती है। तो यहाँ पर जो है सांद्रिक जो नाइट्रिक अम्ल है उसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण जो है उसको हम जो है कह सकते हैं कि क्या कहते हैं आपका एक्वा रेजिया। जो एक मिनट रुको मैं बताता हूँ, यहाँ पर आपका बताने वाला था मैं ये वाला, ये आपका एक्वारेजिया जो है अम्लराज, ये कैसे बनता है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। ठीक है, ये भी बता दिया एक्वारेजिया क्या है, तो अम्लराज कहते हैं, और ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। अच्छा, और यहाँ पे क्लोर क्षारक अभिक्रिया में जो एनोड और कैथोड पे जो चीज़ जमती है वो होती है एनोड पर Cl2 गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस एनोड पर और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इसमें, विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। देखो, विस्थापन और द्विविस्थापन दोनों में विस्थापन होता है, जिसमें आपका AB+CD रहेगा तो ये रिएक्शन देगा आपका। तो AB जो है CD के साथ ए से बी टूट के सी में चला जाएगा, और डी टूट करके ए में चला जाएगा। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। और एक सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें एक ही यौगिक टूट करके दूसरे में जुड़ता है और दूसरा यौगिक यूं का यूं रह जाता है। तो हमारा जो है ये हो गया विस्थापन वाला। उपचयन और अपचयन की परिभाषा आपको लिखनी है और इसके एक एक उदाहरण आपको बता देने हैं। 31 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नामांकित चित्र बना करके आपको समझा देना है। उसमें एंगल आई और आर में आप संबंध बता देंगे। उसके बाद में आपका अवतल और उत्तल दर्पण में क्या अंतर है, दो अंतर आप बता सकते हैं। अभी अभी हमने देखा, अवतल दर्पण है जो हेडलाइट में यूज़ होता है, उत्तल दर्पण जो पीछे देखने वाले मिरर में यूज़ होता है। अवतल दर्पण जो होता है इसमें प्रतिबिंब उल्टा और छोटा और बड़ा तीनों टाइप का बन सकता है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है वो सीधा और हमेशा छोटा बनता है। इस तरह से आप अंतर बता सकते हैं। अथवा में है प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप का रेखाचित्र आपको बनाना है। धमनी और सिरा में कोई भी दो अंतर आप आसानी से बता सकते हैं। और आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो ये बहुत सिंपल है, आनुवांशिक लक्षण वो लक्षण होते हैं जो अपने माता पिता द्वारा संतानों में पाए जाते हैं, तो वो सारे लक्षण आनुवांशिक लक्षण होते हैं। तो इस तरह का पेपर जो आपने देखा, ये सॉल्यूशन देखा, ये पूरा का पूरा जयपुर जिले का पेपर है जो अभी अर्धवार्षिक हुआ है, उसका पेपर है। किसी स्टूडेंट ने भेजा, आप भी अपने पेपर को भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने बता दिया है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन मिटे हुए थे मैंने वो भी बता दिया कि ये क्वेश्चन क्या है, दोबारा बताया। तो यहाँ पे लिखा गया ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर है विरंजक चूर्ण के कोई दो उपयोग बताएं। ठीक है, कोई भी दो उपयोग बताने हैं। और क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, और इस अभिक्रिया के दौरान एनोड पर कौन सी गैस जो है प्रभावित होती है। तो आप एनोड पे बता सकते हैं Cl2, अगर कैथोड पे पूछेगा तो हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर मैंने सारा बता दिया। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके 10th क्लास की प्लेलिस्ट को विजिट करते हैं, अगर आपने लिस्ट नहीं मिलती तो आप कमेंट कर दीजिए, लिस्ट दे देंगे हम। उसमें सारे जिलों के पेपर मैंने करवाए हैं, उससे आपको बहुत हेल्प होने वाली है। अगर आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं।
और नहीं पढ़ेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि अभी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2-4 दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन वार्षिक परीक्षाओं में इन प्रश्न पत्रों में से इतने प्रश्न देखने को मिलेंगे कि आप चौंक जाएंगे, सोचेंगे कि अर्धवार्षिक पेपर शायद पढ़ लिए होते दूसरे जिलों के भी तो मेरे काम बन जाता। क्योंकि बाद में आप अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग चीज़ें पढ़ने की कोशिश करोगे कि ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ। इतना करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप हर ज़िले का पेपर जो है, जितने भी अपलोड कर रहा हूँ मैं, इन सभी ज़िलों के पेपर्स को ज़रूर पढ़िए। केवल आपको पढ़ने को कह रहा हूँ। पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगे कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हैं तो आप याद करिए। चाहे तो जो स्टूडेंट वैसे अगर तैयारी कर रहे हैं कि हाँ जिनको अच्छा नंबर लाना है, तो वो ज़रूर अपने ज़िले का पेपर के अलावा दूसरे ज़िलों के पेपर भी पढ़ेंगे, और इन पेपरों में आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा आंसर आपको मिल ही जा रहा है, तो आसानी से आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ इन वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अपना क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर यूज़ कर सकते हैं 8469022568। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th क्लास की प्लेलिस्ट विजिट मत करना भूलना, जिसमें आपके 2022 के पेपर्स को भी सॉल्व कर दिया गया है, सभी सब्जेक्ट को। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।